नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने अपने सभी सैनिकों को पूरे तरीके से अफगानिस्तान से निकाल लिया है और अब 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अफगानिस्तान छोड़ने वाली आखिरी अमेरिकी सैनिक की फोटो ट्वीट कर ये जानकारी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि 30 अगस्त की देर रात करीब 1 बजे आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी और पेंटागन ने ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान छोड़ने वाला आखिरी अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू, जो 30 अगस्त की रात C-17 विमान में सवार हुए हैं और ये काबुल में अमेरिकी मिशन के अंत का प्रतीक है। इसके साथ ही यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल कैथन मैकेंजी ने अमेरिकी सेना की वापसी को पूरा करने की घोषणा की है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। अफगानिस्तान से आतंकवाद के खात्मे का प्रण लेकर अमेरिकी सेना 19 साल 10 महीने और 10 दिन बाद आखिरकार देश को तालिबान के हवाले करके वापस लौटी है। वापस लौटते अपने आखिरी जवान का फोटो खुद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया। मिशन के खात्मे के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 17 दिनों से अफगान में फंसे नागरिकों को निकालने का काम जारी था। उन्होंने कहा, पिछले 17 दिनों में हमारे सैनिकों ने यूएस इतिहास का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट मिशन चलाया है। इसमें 1,20,000 लोगों को निकाला गया और इसमें अमेरिकी नागरिकों के साथ साथ हमारे सहयोगियों के नागरिक और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अफगान सहयोगी भी शामिल थे। वहीं अफगानिस्तान में जारी निकासी अभियान के बाद भारत वायुसेना ने अफगान नागरिकों के साथ साथ भारतीय अधिकारियों और नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन में शामिल अपने सभी विमानों और कर्मियों को भी वापस बुला लिया है। भारत ने अपने कुछ विमानों को तजाकिस्तान के दुशांबे में आईनी एयरबेस पर तैनात किया था। यात्रियों को काबुल से दुशांबे लाने के लिए C-130J का भी इस्तेमाल किया जाएगा और जहां से उन्हें वापस भारत लाया गया है। IAF के विमानों का इस्तेमाल मज़ार-ए शरीफ और कंधार वाणिज्य दूतावासों में फंसे भारतीय अधिकारियों को निकालने के लिए भी किया गया था। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान ने 24 घंटे पहले ही वापसी की है। 31 तारीख की डेडलाइन थी, लेकिन उन्होंने देर रात ही वापसी कर ली है। पूरे सैनिक वहां से निकल चुके हैं। देर रात 3 विमान वहां से भरे और जहां पर उन्हीं में से उन 3 विमानों में से एक विमान में राजदूत अमेरिकी राजदूत भी बैठी और वहां से उड़ान भर ली गई। अब पूरे तरीके से अमेरिका का मिशन खत्म हो चुका है। अब आगे क्या रणनीति अमेरिका अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। किस तरीके की रणनीति जो है वो अमेरिका अपना सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका कई ऐसे सवाल हैं जो अमेरिका से जानने की कोशिश पूरा देश कर रहा है और कई ऐसे सवाल वो भी हैं जो अमेरिका आगे जो रास्ते हैं वो अपना सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका अब कहीं ना कहीं एक बयान जारी कर सकता है जिसमें साफ तौर पर तालिबान के खात्मे की बात कही जा सकती है। जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद जो बाइडेन करेंगे, तो इसमें देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अब पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है। जिस तरीके से जैसे ही अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान को छोड़ा, अमेरिकी सेना के आखिरी 3 विमानों ने जैसे ही उड़ान भरी, वहां पर तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर पूरे तरीके से जश्न मनाया और इस दौरान उन्होंने पटाखे भी फोड़े। पटाखे फोड़ते हुए जश्नबाजी उन्होंने की और एक बयान उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अब तालिबान और अफगानिस्तान पूरे तरीके से आज़ाद हो गया है और अब काबुल एयरपोर्ट पर पूरे तरीके से तालिबान का कब्जा भी हो गया है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने भी अपना जो ऑपरेशन था वो एक तरीके से खत्म कर दिया है और अपने सभी जो विमान हैं उनको वापस बुला लिया है। भारतीय वायुसेना ने अफगान नागरिकों के साथ साथ भारतीय अधिकारियों और नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन में शामिल अपने सभी विमानों और कर्मियों को वापस बुला लिया है। भारत ने अपने कुछ विमानों को तजाकिस्तान के दुशांबे में आईनी एयरबेस पर तैनात किया था। यात्रियों को काबुल में से दुशांबे लाने के लिए C-130J का भी इस्तेमाल किया गया था।
अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अनिल गौड़ साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका गौड़ साहब एनबी न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौड़ साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से पूरे 24 घंटे पहले जो डेडलाइन 31 अगस्त की थी, उससे 24 घंटे पहले अमेरिका ने वापसी कर ली है अफगानिस्तान से। करीब 19 साल कह सकते हैं, 19 साल 10 महीने और 10 दिन बाद वहां से आखिरी विमान ने उड़ान भरी है। और इसके बाद अब क्या अमेरिका की आगे की रणनीति हो सकती है और कूटनीति में क्या कुछ हो सकता है, ये जरा बताएं। मुस्कान जी, ऐसा है कि आज फाइनली जो है अमेरिकन फोर्सेस वहां से विड्रॉ, अमेरिकन फोर्सेस के साथ बाकी फोर्सेस जो नाटो के थे वो भी विड्रॉ कर चुके हैं। और तालिबान का पूरा कब्जा, जो एक मैं कहूँगा एक आइलैंड था, एक टापू बच गया था एयरपोर्ट का, उसके ऊपर भी उनका पूरा कब्जा हो गया है। और जैसे जश्न मना रहे हैं आप देखिए। अब बात यह है कि अब दुनिया को ये देखना है कि क्या अफगानिस्तान एक गढ़ बन जाएगा आतंकवाद का, या अफगानिस्तान जो है वो एक राष्ट्र बन जाएगा जहां पे हकूक और जहां पे सारी बातें डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही। डेमोक्रेसी तो मेरे को लगता नहीं होगी यहाँ पे सही तरीके से, क्योंकि इनके बीच में जो आपसी जो गुट है इनके, आप देखिए अभी भी तालिबान हालांकि कहता है कि मैं कब्जे पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा है, वहां पे पंचशील वैली में उनको प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्दर्न अलायंस के साथ प्रॉब्लम हो रही है, ISIS के जो है वो अलग आ रहा है, हक्कानी नेटवर्क एक अलग आ रहा है। तो आपस में जो अभी तक इनके जो तालमेल है वो नहीं हुआ है। तो अब दुनिया को ये सबसे बड़ी जो खतरा जो हुआ है वो है वहां पे औरतें, बच्चे और स्पेशली लड़कियों का, क्योंकि जिस हिसाब से तालिबानी जो भी है लड़की 12 साल से ऊपर की उठा के ले जाते हैं और उससे निकाह करके शादी कर लेते हैं, वो एक बहुत बड़ी एक चीज है। और दूसरी, औरतों के जो राइट्स हैं, जो उनको जैसे स्कूल कॉलेज एजुकेशन और बाकी व्यवसाय करने के राइट्स जो हैं, क्या वो ये देंगे कि नहीं देंगे। अब दुनिया, अब अमेरिका ने और बाकी वेस्टर्न नेशन ने अफगानिस्तान का जो पैसा है वो सारा का सारा फ्रीज कर लिया हुआ है। अफगानिस्तान के पास अभी इनके पास पैसा नहीं है चलाने के लिए अपना पूरा मुल्क। अब ये देखना है कि क्या यहाँ पे कूटनीति कैसे चलेगी इनकी, क्योंकि अभी तक जिस हिसाब से एक ये जो विड्रॉल किया अमेरिका ने, मैं कहूँगा एक बहुत ही एक भद्दा मजाक हुआ है लोगों के साथ जो इनके साथ इतनी देर से 20 साल से इनके साथ काम कर रहे थे। अभी भी आप देखिए वहां पे कितने लोग फंसे हुए हैं जो पासपोर्ट आप ही के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अलग अलग चैनलों पे दिखा रहे हैं। किसी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, किसी के पास कैनेडियन पासपोर्ट है, किसी के पास अमेरिकन वो है। तो ये लोग फंसे हुए हैं वहां पे और अभी इनकी जान का खतरा है। तो अब जो है वो बैठ के ये सारे देशों को करनी पड़ेगी, अपने एक सोच बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि अमेरिका अपने ही सोच से चल पड़े और बाद में पता लगे जी वो उनको अपने अलाइंस को भी नहीं पता उनको वो क्या कर रहा है। तो एक इकट्ठा बैठ के इनको करना पड़ेगा। और इसमें भारत की जो मैं कहूँगा सबसे बड़ी पोजीशन है, क्योंकि आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उसके पास चेयरमैनशिप है, प्रेसिडेंसी है, और वहां पे बैठ के ये इन सबको इकट्ठा करके वहां पे अपनी डिप्लोमेसी के साथ में एक ऐसा प्रोग्राम बनाए। इसके साथ तालिबान, क्योंकि अब तालिबान को आप नकार नहीं सकते, तालिबान के साथ चाहे उनको बिठा के ये बनाए कि भाई देखिए अब आपका देश जो है ठीक है, आप कब्जा हो गया आपके ऊपर, पर आपने देश चलाना है। अब देश अगर या तो आप सीरिया के तरीके से चल पड़ेंगे जैसे सिविल वॉर चल रहा है वहां पे और जिस हिसाब से मारकाट चल रही है वहां पे, या आप एक मुल्क जो है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे बड़े मिनरल्स हैं, आपके पास दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं, आपके पास चीजें हैं जो आप एक्सप्लॉइट करके अपना मुल्क जो है सही तरीके से चला सकते हैं। तो ये कूटनीति की बात अब आएगी और इसमें भारत की भूमिका जो है मैं कहूँगा बहुत अहम हो गई है अब, क्योंकि भारत ऐसे मौके पे ऐसी पदाम पे खड़ा है जहां पे ये सबको लेके साथ एक करके एक आवाज से अफगानिस्तान में जो हालात हो रहे हैं उनको सुधारने में लग सकता है। बिल्कुल। उपाध्याय साहब, आपका रुख करना चाहूंगी, आगे भारत की क्या रणनीति हो सकती है? जिस तरीके से गौड़ साहब बता रहे हैं
कि अब भारत की जो है वो अहम भूमिका रहती है। और अब पूरे तरीके से देखिए मिशन भी खत्म हो चुका है, अमेरिकी सैनिक भी वहां से पूरे तरीके से चले गए हैं, पूरे तरीके से अब जो अफगानिस्तान है वो तालिबान के कब्जे में आ गया है। अब सबसे अहम है कि भारत का आगे कदम क्या होगा, हम क्या करेंगे। हालांकि अभी हमारे कुछ नागरिक वहां फंसे भी हैं, उनको निकालने के लिए क्या होगा और किस तरीके से कूटनीति के जरिए हम तालिबान को बता सकते हैं कि उसको अभी राज्य चलाना है, जो बातें गौर साहब कह रहे हैं। ये गौर साहब ने ठीक कहा कि एक टापू, एक उम्मीद की किरण कहूंगा मैं, कि जो एक एयरपोर्ट था, यहाँ लोग भागकर आ रहे थे, शरण मांग रहे थे, दूसरे देशों में जाने का रास्ता खोज रहे थे। अमेरिका के वापस आने के बाद वो जो उम्मीद की किरण है वो भी टूट जाएगी। अब लोग एयरपोर्ट क्यों आएंगे? जब तालिबान का कब्जा एयरपोर्ट पर भी होगा तो वहां कोई नहीं आएगा। और ये जो सिचुएशन है बड़ी खतरनाक सिचुएशन। कह देने को तो हम कह रहे हैं कि भी हमें एक्सेप्ट करना होगा तालिबान को, आतंकवाद को भी एक्सेप्ट कर लें। फिर देखिए, आप ये सोचें कि तालिबान काबिज हो गया अफगानिस्तान पर, आतंकवाद से मुक्ति मिल जाएगी, बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे जैसे तालिबान मजबूत होगा, अड़ोस में पड़ोस में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मैं जो देख रहा हूं कि भी अमेरिका को भी तभी आना पड़ा था जब उसके ऊपर हमला हो गया था, तब उसको अफगानिस्तान में आकर हस्तक्षेप करना पड़ा था। तो आज नहीं कल देखिए, तालिबान अपना चरित्र नहीं बदल सकता। ये हिंसा उसके डीएनए में, और उनका मूलभूत जो आधार है वो यही है, मारो काटो लूटो, और महिलाओं के ऊपर जितना अत्याचार कर, क्या है वो जंगल राज है, जहां महिलाएं बुर्के से बाहर नहीं आएंगी, महिलाएं पढ़ेंगी नहीं। यानी विश्व की आधी आबादी को आप मेन स्ट्रीम से अलग कर रहे हैं। ये कौन समझाएगा उनको? ये कौन बताएगा उनको? क्या विश्व की आधी आबादी के बिना संभव है विकास? असंभव है। तो ये जब तक वेट कर रहे हैं, जब तक इनका पूरा कब्जा नहीं हो जाता। और अफगानिस्तान का इतिहास उठा के देखिए, वहां शुरू से अलग अलग घड़े हैं। पंसीर इलाका है वो अलग नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा है, कहीं छोटे से इलाके पर ISIK का कब्जा होगा, कहीं किसी का कब्जा होगा। क्या वो सब लोग तालिबान की सत्ता को स्वीकार करेंगे या तालिबान की सत्ता में भागीदारी मांगेंगे? क्या तालिबान सबको भागीदारी देगा? संभव नहीं है। ये देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है। मैं तो फिर कहूंगा कि जो भी विश्व के देश हैं, भारत को पहल करनी चाहिए और सबसे बात करनी चाहिए। कहीं न कहीं एक अंकुश, एक डर कंट्रोल करने के लिए तालिबान को, तालिबान पर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर होना चाहिए कि मैं अगर लेफ्ट राइट चलूंगा तो मुझे बख्शा नहीं जाएगा, वो निर्द्वंद न हो जाए। बिल्कुल। और देखिए उपाध्याय साहब, हम तालिबान पर भरोसा कर भी कैसे सकते हैं? गौड़ साहब आपके पास आना चाहूंगी। हम तालिबान पर भरोसा कर भी कैसे सकते हैं? जो बातें वो लगातार कह रहा था कि हम शरिया कानून लागू सिर्फ कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, और पहले से तालिबान बदल चुका है, तालिबान 2.0 जो है वो अब बदल चुका है। लेकिन हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले खबर आई, 13 साल के नाबालिग के साथ जबरदस्ती उसको घर से उठाया और उसके साथ रेप की कोशिश की गई, और अब लगातार लड़कियों को वहां पर ढूंढा जा रहा है शादी के लिए। और इसी के साथ वो पाकिस्तान जिसने खुद तालिबान का समर्थन एक तरह से किया था और कहा था कि अफगानिस्तान ने बेड़ियों को तोड़ा है, ये बात कही थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, और क्या किया? पीपीटी ने उन्हीं के 2 सैनिकों को मार दिया। मुस्कान जी, यही तो विडंबना है सारी। देखिए, तालिबान जो उपाध्याय साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो तालिबान है, ये ISIS-K है या ये हक्कानी नेटवर्क है या ये कोई भी आप देख लीजिए, इनका सारा एक ही तार है। वो लेते हैं एक इस्लाम की आड़ में कि जी हम इस्लाम जो है जैसे इस्लाम कहता है उस हिसाब से हम करेंगे। अब आप देखिए, ये मुल्क ये बात करते हैं और दूसरे मुल्कों में भी इस्लाम चल रहा है, वहां पे भी चल रहा है। आप सऊदी अरेबिया ले लीजिए, कतर वगैरह सारी जगह ले लीजिए, किस हिसाब से वहां मार काट तो नहीं ना है।
तो ये जो चीज है, ये उनको बिल्कुल सही बात है, उनको इसमें से निकालना जो है वो सबसे बड़ी, मैं कहूँगा, मुश्किल चीज है दुनिया के लिए। अब आप इसको नकार तो नहीं सकते कि ये तालिबान अब कंट्रोल में आ गया है, अब वहां पे सिविल वॉर होने का खतरा है, वो पूरा है, क्योंकि तालिबान जो है, जैसे ये ISIS-K है, वो तो कहता है जी हम तालिबान को मानते नहीं है, ये तो सही तरीके से शरिया जो है, जो कानून है, उसको लागू नहीं कर रहे। इसीलिए आपने देखा वो वहां पे अब शुरू हो रहे हैं आस्ते आस्ते। और जो पाकिस्तान जिस हिसाब से खुशी मना रहा था, मैं आपको एक चीज बता दूं, आने वाले दिनों में ये जो गाज है, ये जो शरिया लॉ वाली है, ये पाकिस्तान पे भी गिरेगी। क्योंकि एक बारी जब यहाँ पे ये सक्रिय हो जाएंगे सारे के सारे, उसके बाद ये तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, उन्होंने ऑलरेडी डिमांड कर दी है कि यहाँ शरिया लॉ होना चाहिए। तब मैं देखूंगा ये जो इमरान खान और ये बाकी जो लोग हैं इतने खुश हो रहे थे, और टीवी के ऊपर मेरे साथ भी कई मीडिया के उनके लोग थे, बड़े खुश थे, कहते जी भारत को हमने बड़ी शिकस्त दे दी है। तब मैं पूछूंगा इनसे कि आप कहाँ हैं, क्योंकि ये जो लोग ये कहते हैं ना, फ्रैंकेनस्टीन जो मॉन्स्टर जब क्रिएट किया था, उसने सबसे पहले अपने क्रिएटर को मारा, और तालिबान को क्रिएट करने वाला पाकिस्तान और CIA है। CIA तो भाग गया, अमेरिका तो भाग गया वहां से, अब रह गया सिर्फ पाकिस्तान। आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए भारी पड़ना है। और दुनिया में देखिए, अब हमें जो, मैं जैसे बार बार कहता हूं कि अब हमारे पास कोई ऐसा जोर जबरदस्ती का तरीका है नहीं। सैन्य शक्ति थी, बूट्स ऑन ग्राउंड हमने डाले थे, 20 साल से अमेरिका वहां रहा, पर अमेरिका उसको नहीं काबू कर सका, क्योंकि ये काबू नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे इसके अंदर अलग अलग गुट हैं। देखिए, आपका हजारा अलग है, पश्तून अलग है, तजाकी अलग है, ये सारे अलग अलग लोग हैं, और ये सारे अपने हिसाब से चलते हैं। ये इसीलिए अमेरिका की अगर हार अगर हार हुई है, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, वो इसीलिए डाले हैं क्योंकि वो नेशनलिस्ट नहीं थे, कि अफगान नेशनल की फौज नहीं थी वो, जैसे हमारे हिंदुस्तान की फौज है, चाहे हमारा कोई तमिलनाडु से है, चाहे छत्तीसगढ़ से है, चाहे नेपाल सॉरी अरुणाचल से है, कोई असम से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई कहीं से भी है जवान, वो नेशनलिस्ट है, वो कहता है भारत माता की जय और भारत माता के लिए मरता है। वहां पे ऐसा नहीं था, वहां अफगानिस्तान के लिए कोई मरने नहीं चाह रहा था, वो सिर्फ अपना जो उसका था, वो अगर उसका वॉरलॉर्ड था, उसका जो था उसके लिए था, और ये इसीलिए जो ये सारा कार्रवाई हुई है। पर अब दुनिया को देखिए हाथ धो के बैठे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीन और पाकिस्तान और तुर्की, ये तीन जो हैं, ये बड़ी खुशी मना रहे हैं कि हमें अब एक अफगानिस्तान मिल गया है जिसके अंदर हम एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, और जहां से हम अपना जो एक एजेंडा है उसको आगे कर सकते हैं। अब दुनिया ने ये देखना है कि क्या आप आतंकवाद को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। आप खत्म तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो सोच है जिहादी की, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये तब तक नहीं खत्म होगी जब तक आप ये सिखाने वाले जो हैं, जो इसको सिखाने वाले हैं, जो जिस तरीके से सिखाते हैं राइट फ्रॉम मदरसा से, तब जब उनकी सोच जब तक आप नहीं बदलेंगे, तब तक ये नहीं बदली जाएगी। तो अब दुनिया को बैठ के इकट्ठे अब हमें ये देखना है कि हम तालिबान को किस तरीके से हम गाइड करें। जैसे उसको एक कहते हैं ना कि उंगली पकड़ के ही अगर चलाना पड़े, उसको उंगली पकड़ के चलाना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे ये, तो कल ये जो पूरा अफगानिस्तान है, यहाँ एक पूरा का पूरा गढ़ जिस तरीके से सीरिया में हो रहा है और जिस तरीके से बाकी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, वो इधर शुरू हो जाएगा, और वो भारत के लिए भी खतरेमंद है और बाकी दुनिया के लिए भी खतरेमंद है। और इसीलिए हमें बैठ के अब सबको ये करना पड़ेगा कि हम इसको किस तरीके से, इसको आराम से, इसको कहते हैं कंट्रोल करके चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल गोड साहब, बहुत सही बातें कही है आपने, क्योंकि देखिए तालिबान को अगर भारत नहीं चलाएगा तो ये भारत के लिए भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान आतंक का गढ़ बनता है तो सीधे ये चार जो लोग हैं, चाहे चीन, पाकिस्तान, तुर्की और अब अफगानिस्तान जो आतंक का गढ़ बनने जा रहा है, ये चारों मिलकर सीधा जम्मू कश्मीर पर अटैक कर सकते हैं और आतंकी गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ उपाध्याय साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी, ये भी सवाल रहा, और इसी के साथ हमने अफगानिस्तान में हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को खड़ा किया है, वहां से हम छात्रों को हर साल लेकर आते हैं, पढ़ाते हैं, इतना खड़ा किया है हमने अफगानिस्तान को। अब उसका क्या होगा, जो इस तरीके से लगातार वहां पर आतंक जो फैलता जा रहा है, उस बीच अब हमारे निवेश का क्या होगा वहां पर? हमने जो निवेश किया है वो पब्लिक हित में किया है, पब्लिक इंटरेस्ट, माने सलमा डैम की बात करते हैं,
तो वो किसके लिए था? वहां की जनता को बिजली मिले, पानी मिले। जब उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई तो वहां के जो लोकल लोग हैं वही सामने आ गए। उनके भी क्या कर रहे हैं आप? ये नहीं करने देंगे। सड़क है, मान लो आप उसको तोड़ेंगे, संसद भवन को क्या तोड़ देंगे? तो सरकार ने जो आधारभूत ढांचा था उसको मजबूत करने में पहल वहां पर की थी। ये बात अलग है कि पाकिस्तान और चीन जिस तरीके का रवैया भारत के प्रति रखते हैं, जो सोच रखते हैं, उसी का परिणाम है कि वो चाहते हैं कि भारत में लोकप्रिय न हो भारत अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के लोगों के दिल में कहीं भारत जगह न बना दे। भारत से डर क्या था? यही तो डर था। और इसीलिए वो जो भी भारत वहां कर रहा था उसको रोकना चाहते थे, उसे बर्बाद करना रहा तालिबान। देखिए, तालिबान जिस इस्लाम की बात करता है वो इस्लाम को अपने तरीके से परिभाषित करता है। इस्लाम की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सब अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं और उनका जो गोल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो चाहते हैं दुनिया में शरिया कानून हो। न हिंदू रहे, न सिख रहे, न ईसाई रहे, या तो इन सबको काट दो, इन सबका कत्लेआम कर दो, या फिर इनको कन्वर्ट कर लो इस्लाम। इसीलिए ये सब मार मार, काट काट, आतंकवाद, ये क्या है? धर्म के लिए लड़िए, आपको जन्नत और जन्नत में हूर मिलेंगी। जी। अब हूर का सपना अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, 12 साल की लड़कियों को ढूंढ रहे हैं, उनके साथ निकाह कर रहे हैं। तो ऐसे जंगली और बहसी लोग किस तरह सत्ता चला पाएंगे? किस तरह इस जंगल राज को कितने दिन तक? देखिए, वहां जनता में जो डर है, जो खौफ है, वो साफ दिख रहा है। वो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, दूसरे देशों में शरण लेना चाहते हैं और दूसरे देशों से उम्मीद करते हैं वो शरण दें। जबकि अपने यहाँ तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए वहां की कौम कितनी मजबूत है। एक पंचशील इलाके को छोड़ दिया जाए और जो सेना बनाई थी अमेरिका ने, जो अफगानी लोग थे, खबर तो यहां तक है वो तालिबान के ही लोग थे। वो लोग एक तरफ जंगलों में अपना ट्रेनिंग ले रहे थे और यहाँ अमेरिका से ट्रेनिंग ले रहे थे, हथियार, गोला बारूद ले रहे थे। और आज वो सब गोला बारूद, आर्म्स, एम्यूनिशन किसका है? तालिबान का है। तो तालिबान उससे और ज्यादा मजबूत है। वैसे तो ये हथियार कहां से मिलते? वैसे तो अमेरिका देता नहीं तालिबान को। बिल्कुल। आज वो हथियार और सारी चीजें उसके हाथ में, और जो गुप्त सूचनाएं थी वो उनका भी फायदा उठा रहा है, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये जो जंग है ये रुकने वाली नहीं है और भारत को किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भारत को अपनी ताकत को मजबूत करना चाहिए और इजराइल से सीखना चाहिए कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश किस तरह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है और किस तरह दुश्मनों के सामने सर नहीं झुका देता है। हमें उससे सीखना होगा और तैयार रहना होगा। ये नहीं है कि हम तालिबान के साथ रिश्ता कायम कर लेंगे, 4 बात उनके हक में कह देंगे, उन्हें मान्यता दे देंगे। ये देखिए, चरित्र बदलने वाला नहीं है और लोकतंत्र वहां कभी स्थापित नहीं होगा। तो जो लोग जंगल राज के आदी हैं, जो लोग कबीलाई शासन चलाते रहे, वो कैसे लोकतंत्र में विश्वास करेंगे? वो कैसे किसी दूसरे को सत्ता दे देंगे? तो चाल और चरित्र, जो डीएनए है, वो किसी का नहीं बदला जा सकता। तो भारत को अपने आप को, जो विश्व में जो परिदृश्य है, उसकी अपनी जो अहमियत है उसको बना के रखना होगा। सभी देशों के साथ मंत्रणा करनी होगी और मंत्रणा करने के बाद अभी वेट एंड वॉच, अभी देखा जाए क्या क्या वहां पर हो रहा है और जो हमारे नागरिक वहां रह गए हैं उनकी सुरक्षित वापसी किस तरीके से हो सकती है, ये सुनिश्चित करना हो। बिल्कुल, बहुत उसके बाद ही फिर कुछ एक्चुअल में चीजें सुधरेंगी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जी
ठीक है कि उपाध्याय तालिबान साहब को की आवाज सत्ता नहीं मिल है, पा रही है उपाध्याय साहब को। तो मैं कोशिश सत्ता करूंगी को सर टीम कहने चुनौती देने हम की। नहीं दे सकते, जी तो आपको हम आवाज उसे कुछ ही देर में एक्सेप्ट मिलेगी भी सर, करें। उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। ये गौर ना साहब हो आपके क्या पास में आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से उपाध्याय साहब ने ये तमाम बातें बताई है, कुछ तकनीकी कमियों की वजह से दोनों से संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, उसको लेकर अब अमेरिका ने अपने सभी सैनिकों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है। कल देर रात अमेरिका के 3 जो विमान हैं, सेना के विमान, उन्होंने आखिरी उड़ान भरी अफगानिस्तान से और इसी के साथ आखिरी जो सैनिक है वो पूरे तरीके से अब अमेरिका में पहुंच गए हैं और अब जो अफगानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट है और पूरा अफगानिस्तान जो है वो पूरे तरीके से तालिबान के कब्जे में आ गया है। 19 साल 10 महीने और 25 दिन बाद अमेरिका सैनिकों ने पूरे तरीके से अफगानिस्तान को खाली कर दिया है और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका सैनिकों द्वारा छोड़े गए जो हथियार हैं वो भी अब तालिबान को मिलने लगे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इतने बढ़िया हथियार अगर तालिबान को मिल रहे हैं तो वो आतंक को पूरे तरीके से बढ़ावा देने में किसी भी तरीके से कसर नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे ISIS हो। और इसी के साथ देखिए जिस तरीके से आतंकवाद भी अफगानिस्तान में पनपने लगा है, पूरे तरीके से आतंकियों के चेक पोस्ट वहां पर दिखाए गए और पूरे तरीके से जो बातें रखी गई है उसको लेकर तमाम चीजें अब देखने को मिल रही है। दोनों गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गौर साहब आपके पास आना चाहूंगी। उपाध्याय साहब ने बहुत अहम बातें कही है। उन्होंने कहा कि भारत को अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, लेकिन मंत्रणा जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने हथियारों की बात की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान अमेरिकी सैनिक जैसे ही अफगानिस्तान से निकले तो अपने कुछ हथियार वहां छोड़कर गए और वही हथियार तालिबान के हाथ लग चुके हैं। अब जब इतने तकनीकी हथियार तालिबान के हाथ लगेंगे, आतंकवाद वैसे भी अफगानिस्तान में बढ़ता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के मद्देनजर, भारत की सुरक्षा के मद्देनजर अब हमें क्या कदम उठाने चाहिए? मुस्कान जी, ऐसा है कि जो ये हथियार इनके हाथ लगे हैं, इनमें सिर्फ जो मैं कहूँगा स्मॉल आर्म्स वगैरह जो हैं वही जो है उनको काम आएंगे। जो बाकी जो है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो दूसरे इनके पास जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो तालिबान नहीं अभी चला सकेगा। उनको टाइम लगेगा इसको करने में, क्योंकि ना तो वहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो इनको सर्विसिंग करते थे वो तो कब के चले गए हुए वहां से अफगानिस्तान छोड़ के। तो ये जो चीज़ है एक तरीके से खंडरात तरीके से पड़ी हुई है अभी चीज़ें। और इसके बीच में से जो जो इनके जो जो असली जो मैं कहूँगा कंपोनेंट्स थे, अब ये हेलीकॉप्टर्स के अंदर जो भी थे वो सारे निकाल के वो ले गए हुए हैं साथ में। तो ये सिर्फ एक शेल पड़ा हुआ है वहां पे। अब इसको ठीक करने के लिए, उसको चलाने के लिए इनको काफी समय लगेगा। हाँ, हथियार के बाद चले गए, इनके पास जो इनके पास बुलेट प्रूफ आर्मर, वो जो अपने पर्सनल जो मैं कहूँगा आर्मर प्लेटिंग वगैरह सारी है, वो आप देख ही रहे थे ये एयरपोर्ट के ऊपर जिस हिसाब से ये इनके साथ जो जब ये लीडर गए हैं तालिबान के एयरपोर्ट के ऊपर, उनके साथ में जो लोग घूम रहे हैं वो तालिबानी हैं, बिल्कुल अमेरिकन लग रहे हैं। उन्होंने हेलमेट सारा को वही पहना हुआ है जो अमेरिकन किट है। तो ये चीज है इसमें तो ये इतना है। बाकी रहेगी बात हिंदुस्तान के लिए। देखिए, हमने अपनी जो सुरक्षा अपने आप करनी है और उसके लिए हम जो है बिल्कुल सक्षम तरीके से बैठे हुए हैं। इसमें आप देखिए, ये आज की बात नहीं है, हम 90 के दशक से ये आतंकवाद से लड़ रहे हैं और अभी तक हमने इसको इस हिसाब से कर लिया है कि अगर आप ध्यान दें, पिछले 2 साल से हमारा ग्रिड सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि जैसे आतंकी वहां से घुसता है वो वहीं बॉर्डर पे LOC के ऊपर एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरे ग्रिड लाइन पे वहां पे ढेर किया जाता है। और अभी आप देखिए, अभी एक हाल ही में पुंछ में भी अभी कल ही ये 2 फिर घुसा रहे थे, इधर से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे, उनको LOC के ऊपर ही ढेर कर दिया है। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू कर गया है, क्योंकि वो उसको ये लग रहा है कि अब वहां से फिजिकली जो है उनको भेजना मुश्किल है, तो इसलिए वो ड्रोन्स का सहारा ले रहा है। अब हमें इसको जो हमारी सुरक्षा है उसके अंदर हमें और कदम उठाने चाहिए। वो ये है कि एक तो हमें सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन जो है वो 24/7 रियल टाइम में हमें करनी है, हम अपने बॉर्डर की
अपने जो फेंसिंग जहां पे भी हमारी एलओसी है उसकी, और उसकी जो सूचना है वो सीधी की सीधी हमारा जो वहां पे प्लेटून कमांडर है या हमारा जो सेक्शन कमांडर है लाइन के ऊपर तैनात जो है उसके पास इमीडिएटली, उसके पास रियल टाइम में होनी चाहिए कि कहां से क्या हो रहा है, ताकि वो पूरा सेक्शन और जो पूरा एरिया है उसके ऊपर निगरानी रख सके। दूसरा जो है वो ठीक, हमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हमारे अपने ऑलरेडी जो हम कर रहे हैं हमें अपने लिए करने हैं। और तीसरा जो प्रोएक्टिव जो काम है, जैसे कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की उसके बाद आप चुप करके बैठ गए, हमें बार बार जो है इनके जितने लॉन्च पैड्स हैं चाहे वो कहीं वो जो भी लॉन्च पैड्स हैं उनके ऊपर जो है वहां पे हमें पूरा का पूरा अपना जो है प्री प्लान और प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए, ताकि वहां से ये लोग इकट्ठे हो ही नहीं सके। ये हमें करना चाहिए। और इसीलिए जी जी गौड़ साहब, आप ही की बातों में उपाध्याय साहब को जोड़ना चाह रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। उपाध्याय साहब देखिए, एलओसी पर सेना बहुत अच्छा करती है और हमारी सेना हमेशा जीत के आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा है, जो तालिबानी समर्थक देश के अंदर बैठे हुए हैं, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वहां भर्ती होने चले जाते हैं, सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। इस्लाम के नाम पर बहुत सारे स्लीपर सेल इस देश के अंदर मौजूद है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बाहर से हमला हो, हम यहाँ से उनका सपोर्ट करें। देखिए, बाहर जो हमारी सीमाएं हैं वो सेना पर पूरा देश भरोसा करता है और पूरा देश का भारतीय सेना का लोहा पूरा विश्व मानता है। लेकिन आंतरिक सुरक्षा को हमें और मजबूत करना होगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा जो खाते यहाँ का हैं लेकिन गुण आईएसएस के गाते हैं, गुण इस्लाम के गाते हैं, पाकिस्तान के जय जयकार करते हैं। ऐसे लोगों पर हमें लगाम लगानी होगी। तुष्टीकरण की राजनीति से अलग उठना होगा, तभी हम दुश्मन को हरा पाएंगे और दुश्मन के जो मंसूबे हैं उनको खत्म कर पाएंगे। देखिए, नापाक मंसूबे आते कहां से हैं? आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहां जहां सेना पर पत्थर फेंके जाते थे वहां सेना पर हमला कौन करता है? वहां के लोग, वहां जो बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के नाम पर भारत को नागरिक होने का उन्हें जो गर्व होना चाहिए वो नहीं है, वो लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो जो आंतरिक सुरक्षा है उसको मजबूत करना होगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती, कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता, भारत की तरफ आंख उठा के नहीं दे सकता। हम इजराइल की बात करते हैं, उस इजराइल में ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि वहां का नागरिक दूसरे देश, जो दुश्मन देश है, उसके गुण गाएं। हमारे खुलेआम गुण गाए जाते हैं, सार्वजनिक मंचों से बोला जाता है। इसको कौन रोकेगा? क्या सेना जो आंतरिक जो सुरक्षा है, क्या वो भी सेना का जिम्मेदार? ये जिम्मेदारी सरकारों को लेनी होगी और जो अपना सिस्टम है उसको दुरुस्त करना होगा। देखिए, चाइना ने अपने यहाँ इस्लाम के नाम पर जो कुछ हो रहा था सब बंद कर दिया। उन्हें कोई बिल्कुल इस्लाम नहीं है, अपना इस्लाम घर के अंदर, बाहर नजर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ कोई ऐसा सख्त कदम उठाएगा? है किसी में इतनी हिम्मत जो कह सके? सरकार है वोट के लिए, कुर्सी के लिए, वो शब्द नहीं है मेरे पास में जो शब्द बोल सकूं। सार्वजनिक करोड़ों लोग देखते हैं, आपके दर्शक देखते हैं, वे सभी, मैं किसी व्यक्ति को या धर्म विशेष को वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उस मानसिकता के लोग हैं जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे भारत को सचेत रहना होगा, सरकारों को सचेत रहना होगा और भारत के नागरिकों को सचेत रहना होगा। ठीक है, गौड़ साहब आपकी बातों में कुछ कहना चाह रहे हैं। गौड़ साहब, मैं जो उपाध्याय साहब कह रहे थे उसको एक आगे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, ये जो चीज है, जो भी ये लोग हैं,
जो भारत के अंदर जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, उनको पैसा, उनको जो सहायता, वो सारी बाहर से आ रही है। अब जो एनआईए ने अभी शुरू किया था ये मनी ट्रेल का सिलसिला, आप देखिए अभी केरला में एक गोल्ड स्कैम हुआ जिसके अंदर आया कि जी इतना गोल्ड आया है, वो जो सोना आया है वो बिक के वो पैसा कहाँ गया है? वो पैसा एंटी इंडियन एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो चीजें हैं, हमें जो हमारी जो इंटरनल इंटेलिजेंस बेसिकली वहां जो हमारी जो वीकनेस है वो ये है, हमारे इंटरनल इंटेलिजेंस फेलियर रहता है हमेशा। 26/11 में भी यही हुआ, सॉरी, तो उसमें जो बाकी जो है आगे जो अभी जहां पे आप देख लीजिए हम उसमें सक्षम नहीं है। उसके लिए हमें जो है सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, बाकी जो चीजें हैं, ये सबकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और सब जैसे ही आपको पता लगता है उसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप उसमें कोई चूक नहीं छोड़ सकते। अब देखिए एनआईए ने जब मनी ट्रेल का सिलसिला शुरू किया, कश्मीर घाटी के अंदर सारे के सारे जो हैं लोग जो हैं पकड़े गए हैं और सारे के सारों के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहां से पैसा आ रहा था और कैसे जा रहा था। और उसी वजह से आज अगर पत्थरबाजी वगैरह या दूसरे नारेबाजी वगैरह वहां बंद हुई है, वो इसीलिए हुई है क्योंकि अब वो पैसा जो आ रहा था, जो बेमिसाल बांटा जा रहा था लोगों के अंदर, वो बंद हो गया है। तो यही सरकारों को पता था, सरकार को पता था पैसा आ रहा है और वो देश के आंतरिक सुरक्षा में खतरा है, वो सरकारें क्या कर रही थी? ऐसा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पॉलिटिकल विल की। देखिए कोई भी देश जो है पॉलिटिकल विल के बगैर नहीं चलेगा। सोच से कहना पड़ता है कि हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल विल जो है वो कमजोर थी और ये अब सबको पता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। आप जितना मर्जी खड़े होकर कहिए नहीं जी हमने ये कुछ नहीं, जो हमारी पॉलिटिकल विल हमारे देश के लिए करनी चाहिए थी, जिसके अंदर एक नेशनल स्पिरिट जो है उसके लिए करनी चाहिए थी, वो नहीं है हमारी। बल्कि जो पॉलिटिकल विल है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वो इसीलिए जो है आप देखिए बार बार ये जो बातें उठती हैं, अगर आप इसके अंदर एक नेशनलिस्ट तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम चले, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के साथ ना हो, तो आप ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आप देखिए फौज कैसे चलती है, फौज के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, फौज के अंदर सारे इकट्ठे होते हैं। अगर एक सीईओ बन जाऊंगा या मैं अगर कंपनी कमांडर हूं और मेरी कंपनी के लोग मुसलमान हैं, मैं नमाज भी पढ़ूंगा और मैं उसके अंदर इबादत भी करूंगा, मैं पूरा कलमा भी सीखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आदमियों के साथ रहना है। इसी हिसाब से अगर कोई क्रिश्चियन सीईओ बन जाता है उसको भी ये करना पड़ता है, उसको हिंदू सारे धर्म करने पड़ते हैं, और इसी हिसाब से मुसलमान अगर कोई सीईओ बनता है उसको भी करने पड़ते हैं। तो ये जो है विदाउट पॉलिटिक्स जब तक आप नहीं करेंगे, ये आप वोट बैंक पॉलिटिक्स करते रहेंगे, हमारा देश हमेशा कमजोर रहेगा। और उसके अंदर वो एक कहते हैं ना, हमें एक दुश्मन को हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, और यही चीज जो है हमारी खतरनाक है। क्योंकि मैं एक बात और कहूंगा, हमारा जुडिशियल सिस्टम भी जो है उसको भी अपने आप को देखना पड़ेगा, वो किस आईने से देखता है लोगों को। क्योंकि जो चीज वो है, कई बातें ऐसी होती है जहां जुडिशरी को सख्त कदम लेना पड़ता है पर नहीं लिया जाता। तो ये चीजें जो है ये एक फौज ने नहीं संभालनी चीज, ये हमने अपने आप संभालनी, हमारे लोगों ने संभालनी। अंदर फौजी तो बेचारा उधर सेना वो खड़ा है सरहद पे गोली खाने के लिए, उसने कसम खाई है अपनी जान देने के लिए मातृभूमि के लिए, तो उसके लिए कोई हम दो राय नहीं है। पर ये जो अंदर जो बैठे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक है, चाहे वो पुलिस के हैं, यहाँ पे जो है हमें जो है उसको अपने मजबूत करना है, तभी जाके जो है हम एक मजबूत देश कहलाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात है गौड़ साहब और उपाध्याय साहब आपने भी कही, क्योंकि देखिए जब तक हम आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो हम बाहरी दुश्मन से कैसे लड़ सकते हैं। अब अभी अगर ये भी कहें कि हमें ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमें बाहरी दुश्मन से ज्यादा आंतरिक दुश्मन जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि देखिए पुलवामा का हमला अगर हम ले लें, वो कैसे हुआ, इतना आरडीएक्स कहां से आया, अभी तक इसकी जांच नहीं हो पाई है, ये बातें साफ नहीं हो पाई है। और अब ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से सरकार खुद को सुरक्षित करती है। उपाध्याय साहब, इसी पर आगे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आंतरिक जो मसला है उसको किस तरीके से मजबूत करना है ये शायद सरकारें समझ ही नहीं पा रही हैं। सरकारों को सब समझ आता है, हमारे मित्र बता रहे थे भी पैसा आता है
यानी सबको पता था, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी। और राजनीति का जिस तरीके से इस देश में व्यवसायीकरण, अपराधीकरण हुआ है, ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी? और इसी में भविष्य तलाशते हैं ऐसे अलगाववादी लोग। वो कहते हैं कि हम अपनी जनसंख्या बढ़ा लेंगे और हम चुन के आ जाएंगे संसद पर, बिना हमले के हमारा कब्जा हो जाएगा और हम शरिया कानून लागू कर देंगे। तो यहाँ खतरा बाहर से नहीं। देखिए, बाहर तो हमारी सेना है, पूरी तरह सक्षम है, लेकिन जो अंदर लोग मौजूद हैं, उनको पाल पोसता कौन है? यही राजनीतिक लोग पालते पोसते हैं, यानी उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। तो जो चरित्र हमारी सेना का है, वही चरित्र राजनीति का होना चाहिए। मैं बार बार अलग अलग टीवी चैनल की डिबेट पर इस बात को कहता हूं, मैंडेटरी हो कि जो भी नेता है इलेक्शन लड़ेगा, वो पहले मिलिट्री में जाके ट्रेनिंग ले, देश सेवा का जो नारा लगाते हैं, कुछ दिन बॉर्डर पर सेना के साथ रहें। मैंडेटरी हो, साल 2 साल सैनिक शिक्षा उनके लिए बहुत जरूरी है, जिससे उसके मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, वो राष्ट्र प्रेम की भावना उनके अंदर जागृत हो। लेकिन करेगा कौन? क्या वो लोग करेंगे? वो अपराधी लोग करेंगे जो संसद में चुन के आते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अपराधी लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। और जनता को भी सोचना होगा कि जो सेना है, देखिए उसका जो चरित्र होता है, उसकी जो सोच होती है एक सैनिक की, वो देश के प्रति होती है, वो कुर्सी के प्रति नहीं होती, वो धर्म के प्रति नहीं होती। तो ऐसे लोगों को जनता को भी इलेक्शन में मौका देना चाहिए। जब ऐसे लोग चुनकर संसद में आएंगे तो देश का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा है ये भी खत्म होगा। तो वो लोग उस सोच के हैं। हमारे राजनेता और पॉलिटिकल पार्टियां इस सोच की नहीं है। भारत हमेशा एलओसी पर जीत जाता है, युद्ध में जीत जाता है। आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो इतने भूभाग पर कब्जा कर लिया, इतने सैनिक, इतिहास गवाह है, सरेंडर करा दिया, बंदी बना लिए। लेकिन जब टेबल टॉक हुआ तो जो सेना ने अपना एक पराक्रम स्थापित किया था, कितना धूमिल हुआ, सारे कैदी छोड़ दिए गए, कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला गया, जो भूभाग जीते थे वो गिफ्ट कर दिए गए। तो हम हारते हैं इस राजनीति की वजह से, राजनीतिक लोगों की वजह से। इनकी इच्छा शक्ति और इनकी सोचने की शक्ति वो नहीं है। इनकी सोचने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी तक है। बिल्कुल, क्योंकि अगर सत्ता और कुर्सी जब मन में रहती है उपाध्याय साहब, यही वजह है कि आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार हैं। और आपने खुद ने ये बातें कबूल की हैं कि देखिए, जिन पर ज्यादा से ज्यादा केस है वो जाकर सदन में बैठे हैं। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए है। ये एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन गौड़ साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब जो अमेरिका, अगर हम तालिबान की एक बार फिर से बात करें, अमेरिका की आगे क्या रणनीति हो सकती है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। क्योंकि अमेरिका इस समय पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका जो नीतियां होगी वो समझना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है, दोहरा रवैया हमें अमेरिका का देखने को मिला। आगे आपको क्या लगता है कि क्या रणनीति हो सकती है अमेरिका की? मुस्कान जी, अमेरिका का दोहरा रवैया शुरू से रहा है। अमेरिका है सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बात ये करता है ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, पर उसको पसंद आते हैं सिर्फ डिक्टेटर, और डिक्टेटरशिप्स के साथ वो काम करना पसंद करता है, डेमोक्रेसी के साथ पसंद नहीं करता। इसीलिए आप देखिए, जब हिंदुस्तान हुआ, हिंदुस्तान लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, पर हिंदुस्तान की बजाय वो पाकिस्तान के साथ वो चलना शुरू मानता है और चाहता है। पर अब जो है, अब उसकी अगर अभी भी आंखें नहीं खुली तो मैं कहूंगा कि फिर अमेरिकन जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो देश का नेतृत्व, सारे विश्व का नेतृत्व करे और अपने आप को लीडर कहे, वर्ल्ड लीडर। क्योंकि पाकिस्तान में जो इनके जो हमीद गुल हैं, जो आईएसआई के चीफ थे, जिन्होंने बनाया आईएसआई, उन्होंने बयान दिया है कि हमने अमेरिका को हराया अमेरिकन के साथ मिलके। तो इसका मतलब यही है कि अमेरिका के साथ रह के उन्होंने अमेरिका के पीठ में छुरा घोंपा और अमेरिका को पता ही नहीं।
तो ये बात है। अब अमेरिका के पास आज के दौर में अभी कुछ नहीं रहा बचा, सिर्फ एयर स्ट्राइक और ड्रोन्स के अलावा। उसके पास अभी अगर आप कहें कि अमेरिका आज बूट्स ऑन ग्राउंड डालेगा कहीं मिडिल ईस्ट में या अफगानिस्तान में या और कहीं, वहां नहीं। अब उसका जो है उसका जो सारा का सारा रवैया और रुख जो है वो शिफ्ट हो गया ताइवान और साउथ चाइना सी के ऊपर, क्योंकि अब उसको खतरा ये लग रहा है चाइना से कि भाई चाइना जो है जिस हिसाब से अब ये चल रहा है बेताश होके, ये ताइवान और जापान और ये फिलीपींस, साउथ कोरिया वगैरह, ये जो साउथ चाइना सी का एरिया है इसके अंदर जो है अपने आप को पूरा बसाना चाहता है और यहाँ के शिपिंग लेन वगैरह के ऊपर और वहां मिनरल वेल्थ के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। अब अमेरिका का सारा रुख उधर हो गया है। अब अफगानिस्तान के पास जो है, देखिए उन्होंने पैसा तो उसका रोक दिया सारा, साथ में अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जिसके अंदर अमेरिका का बड़ा कंट्रोल है, उससे पैसा मिलेगा इनको कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा अब तालिबान किस हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगा। ये अमेरिका ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। तो अब बजाय इसके अमेरिका के पास और कुछ नहीं है, वो यही कर सकेगा कि भाई आपका पैसा रोक लेगा, आपको एड रोक लेगा और आपके साथ आपके खिलाफ ड्रोन स्ट्राइक्स करेगा। यहाँ पे जो भी इनके खिलाफ, जैसे चाहे वो हक्कानी नेटवर्क है चाहे इसके है वो है, बाकी इसका सारा का सारा रवैया अब जो है वो शिफ्ट हो गया है अब इस तरफ साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक ओशन की तरफ। तो अब आने वाले दिनों में यही देखना है कि ये दुनिया को किस तरीके से लेके चल सकता है, कि एक मत बना सकता है कि नहीं बना सकता, क्योंकि इनके जो पहले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप वो अपनी चाल चलते थे उन्होंने, और ये जो बाइडेन आए हैं ये अपनी दूसरी चाल चल रहे हैं। तो इस हिसाब से दुनिया के अंदर जो एक स्टेबिलिटी थी अब वहां पे कहीं ना कहीं वो अनस्टेबिलिटी दिख रही है और चीन जो है इसका फायदा लेना चाहता है, क्योंकि आज चीन जो है सबसे बड़ा मुल्क बन गया है, जो सबसे आर्थिक वे में सबसे बड़ा मुल्क है और वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है लीडरशिप के लिए, और साथ में जो सैन्य शक्ति अपनी बढ़ाया जा रहा है वो एक खतरा बन रहा है दुनिया के लिए। तो वो देखना है अब सारा। अब देखते हैं कि अमेरिका क्या चाल चलता है आगे। बिल्कुल, और ये देखना अहम भी होगा। खुद आज जो बाइडेन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, अब देखना होगा उसमें वो क्या कर सकते हैं। लेकिन उपाध्याय साहब आपसे जानना चाहूंगी, कूटनीति के आधार पर क्या अमेरिका जो है, जो बाइडेन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या वो वाकई तालिबान के खिलाफ कोई ऐसा ऐलान कर सकते हैं जिससे पूरी दुनिया जो है वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सक्रिय हो जाए इस मामले में? कोई ऐसा ऐलान उनका हो सकता है? मुझे ऐसी कोई उम्मीद दिखती नहीं जी। देखिए, तालिबान का बयान आया है कि अमेरिका ने जो हमला किया है उस पर आईएस के ऊपर उसमें नागरिक मारे गए हैं और यहाँ से जाने के बाद उसको अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के हमले अफगानिस्तान के अंदर करे। अफगानिस्तान का इंटरनल मामला है, हमारी सिक्योरिटी है, हम देखेंगे। ठीक है गौड़ साहब, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी पूरे मुद्दे पर। आखिरी रिएक्शन में आपका चाहूंगी, क्या तालिबान की कूटनीति हो सकती है और कूटनीति के ही आधार पर भारत को क्या करना चाहिए, संक्षिप्त में बताएं। मुस्कान जी, ऐसा है, देखिए भारत की जो छवि है अफगानिस्तान में बहुत ऊंची है और लोगों को और तालिबान को भी पता है कि भारत ही एक ऐसा मुल्क है जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है बिना किसी संकोच के और बिना कुछ ये सोचे हुए कि वहां से कुछ उसको मिलेगा या कोई वो इन्फ्लुएंस करेगा। उसने ह्यूमैनिटेरियन एड पे किया और इसीलिए भारत की छवि वहां बहुत ऊंची है। पर अब और साथ में एक और चीज मैं बताऊं, हमारे इधर से आईएमए से और हमारे फौजी एकेडमी से ट्रेन हुए काफी उधर जो है कैडेट्स जो गए हुए हैं वहां पे, और जो इनके जो मिस्टर स्टैंसन है जिसको हम वो शेरू कहते थे, वो अभी इनके जो है फॉरेन मिनिस्टर बने हुए हैं। तो भारत की छवि बहुत अच्छी है, भारत को इसी कूटनीति पे चलना चाहिए। और भारत के देखिए उनके साथ तालिबान के साथ अभी उनको करना ही पड़ेगा, उनको जो अपना डायलॉग ओपन करना पड़ेगा। अगर डायलॉग ओपन नहीं करेंगे तो हम एक तालिबान के अंदर एक ऐसी हम ऑलरेडी जो है पाकिस्तान, चीन, तुर्की वगैरह नहीं चाहता कि भारत की छवि अच्छी रहे, तो हम उनके तरफ मतलब कि उनके हैंड्स में प्ले करेंगे। तो इसलिए हमें इमीडिएटली जो है तालिबान के साथ हमें एक बैक चैनल हो या इवन ओपनली बातचीत शुरू करनी चाहिए और उनके साथ बैठ के हमें एक
आगे की जो रणनीति है वो तैयार करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई चारा है नहीं अभी हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है गौड साहब। उपाध्याय साहब, आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी रिएक्शन आपका भी। अभी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जो तालिबानी थे वो बंदूक की नोक पर एक वहां पर पत्रकार से खुद एक टीवी चैनल पर ये बुलवा रहे थे कि अफगानिस्तान में सब कुछ सही है। वो बंदूक की नोक पर ये कह रहे थे आज़ादी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। अगर इसी तरीके से पूरी अफगान नागरिकों की आज़ादी खत्म होती है तो आखिर कैसे चलेगा? आखिरी कमेंट आपका। देखिए, विश्व बिरादरी के लिए बहुत बड़ा झटका है और एक चैलेंज है। क्या हम आतंकवाद को नकारते हैं या हम स्वीकार करते हैं? जी, एक तरफ आपको रहना होगा। ये नहीं है कि भी बैड तालिबान, गुड तालिबान, भी गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद। आतंकवाद आतंकवाद। और मैं जो देख रहा हूँ, शायद गौर साहब भी मेरे बात से सहमत हों, लेकिन तालिबान इस समय क्या करेगा, पूरे दुनिया से मान्यता लेने की कोशिश करेगा, पैसा लेने की कोशिश करेगा कि हम अफगानिस्तान को मजबूत करेंगे और अफगानिस्तान में जो लड़ाके हैं, आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को सफाया करेंगे हम, लेकिन हमें हथियार दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, हमें मान्यता दे दीजिए, हमें मजबूत करिए। जैसे पाकिस्तान करता रहा। बिल्कुल। और देखना होगा, बिल्कुल उपाध्याय साहब, समय की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूँ, लेकिन देखना होगा कि अब भारत किस तरीके से तालिबान को सबक सिखा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौड साहब और उपाध्याय साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से भारत की कूटनीति पर अभी पूरा जो देश है वो देख रहा है और सोच रहा है कि भारत की क्या कूटनीति हो सकती है और क्या अगला कदम हो सकता है, वो वाकई देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।